हाय एवरीवन, कैसे बच्चे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी एंड आप में से कई लोगों के प्री बोर्ड्स भी स्टार्ट हो चुके होंगे और बोर्ड्स फेब में हैं एज सीबीएसई ने अपनी डेट शीट रिलीज कर दी है ना। तो अब पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है आपको। एटलीस्ट रिविजन्स तो 3-4 रिविजन आपके बोर्ड से पहले हो जाने चाहिए। आई होप हो भी जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर अभी भी ऐसा है कि भी आपके चैप्टर्स नहीं कवर किए, अभी भी आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी होगी। आप अभी भी एक एक चैप्टर कवर कर सकते हो। मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ कि चैप्टर की आप देखो। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी भी कर लोगे ना, देन इनफ है, उसमें से भी हो जाएगा। बहुत आसानी से आप 80+ और 85% तक पहुंच सकते हो आराम से, इतना केवल करके। और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, उसके साथ आपको और भी बेनिफिट होगा। तो चलो बात करते हैं, हमने इससे पहले क्या किया था। हमने अभी एपी स्टार्ट किया था, बेसिक्स पढ़ लिया था और 5.1 एक्सरसाइज मैंने कराई थी। बेसिक्स मैंने आपको बताया था क्या क्या है और एपी सीरीज क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और कैसे आप बताओगे ये सीरीज एपी है या ये सीरीज एपी नहीं है। ये सारी चीजें की थी और कुछ क्वेश्चंस के थे। और 5.1 के जो कुछ थोड़े रूट वाले क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आ सकती थी वो मैंने कराए थे और कुछ छोड़ दिए थे जो नहीं कराए थे। अगर अगर आप वो नहीं कर पाए हो, चलो अभी उसमें से 1-2 क्वेश्चन हम देख लेंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन बचता है तो प्लीज कमेंट डाउन, मैं वो क्वेश्चन कवर कर लूंगी। अगर आपको लग रहा है वीडियो में ये नहीं है मैम और ये मुझे नहीं आ रहा है, देन आई विल कवर दैट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एपी। और आज हम एपी का जो फॉर्मूला है सीरीज का, आज वो भी देखेंगे और उसके साथ साथ एपी का जो बेसिक हमने पढ़ा था 5.1 में, जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं वो भी करेंगे। ठीक है, चलो कॉपी पेन निकाल लो और स्टार्ट करते हैं एपी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैं वही चीज बता रही हूँ उसको पहले सुनना, उसको पहले सुनो, नोट बाद में कर लेना, क्योंकि ये आपका क्लास नहीं है जहाँ रफ हो जाएगा तो आपको बाद में कंटेंट नहीं मिलेगा, लिख नहीं पाओगे। वीडियो चल रहा है, पीछे जाके देख लो, लिख लो, लेकिन पहले जो बता रही हूँ उसको सुनो, क्योंकि वो जब सुनोगे तो ही खुद से कर पाओगे। और प्लीज 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 खुद से ट्राई करने का किया करो, इसीलिए मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चन छोड़े थे ताकि आप खुद से ट्राई करो। जब खुद से ट्राई करोगे तो आपको समझ आएगा कि कहाँ आपसे गलती हो रही है, कहाँ क्या आपको समझ नहीं आ रहा। जब आप खुद से करते हो तो जब जैसे अगर आप मान लो क्वेश्चन कर रहे हो और खुद से आपने ट्राई किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, जब आप एग्जाम में करोगे आपको याद आएगा, अच्छा ये क्वेश्चन जब मैं कर रहा था तो यहाँ पर ये फंसा था, ऐसा हुआ था। तो उस केस में आपको वो चीज याद रहती है, इसलिए मैं जोर देती हूँ कि आप खुद से ट्राई जरूर करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेन निकाल लो। ओके, चलो पहले 5.1 के वो क्वेश्चंस देखते हैं जो मैंने छोड़ रखे थे। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे, कुछ नहीं कराए थे। जैसे फोर्थ क्वेश्चन में था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी एंड इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो मैंने इसमें जैसे फिफ्थ पार्ट करवाया था रूट वाला आपको, है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन है सिक्स पार्ट, जैसे हो सकता है इसमें प्रॉब्लम आई हो। ये पॉइंट वाला है, पॉइंट 2, पॉइंट 2, 2, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स सी। देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। अगर दो के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी होगी। इन दोनों के बीच भी कॉमन डिफरेंस निकाल के, ये नहीं कि सिर्फ एक के बीच निकाल के बैठ गए, हो सकता है इसके बीच अलग आ रहा हो, है ना। एटलीस्ट 1 या 2 या 3 का तो चेक ही करो। तो पहले हम इसका करते हैं, मैंने जैसा बताया था कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पीछे वाले को आगे वाले से माइनस करते हैं। ए टू माइनस A1, दैट इज 0.22 माइनस 0.2। अगर किसी को भी पॉइंट वाले एडिशन सब्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए देख लो, मैं एक बार बता दूँ, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था। देखो 0.22 लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, ठीक, और नीचे 0। अगर यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 0 एज्यूम करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट, जैसे पॉइंट के बाद नंबर होता है वैसे ही लिखते हैं। इसमें 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, तो 0.02, तो ये आ रहा है 0.02। इसमें देख लेते हैं डी, 0.222 माइनस 0.22। तो देखो पहले ये लिखो 0.222, अब इसमें नीचे से ऐसे लिखो 0.22 और कुछ नहीं तो 0। ठीक, तो 2, 2 2 0, 2 2 0, 0.002। तो क्या ये एपी है? नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन में यही बताना था शायद कि वो एपी है या नहीं है। देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अलग है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। यहाँ ये डी सेम नहीं है। एज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, यहाँ लिखोगे एज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट
सेम, है ना। सो इट इज नॉट एन एपी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है, जैसे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे कि ये ने मैं पॉइंट वाला बता दिया, रूट वाला भी बता दिया, उसके बाद हम देखते हैं, मान लो जैसे कि √2 √8 है, शायद ये नहीं बताया था मैंने आपको, ये बता देती हूँ। 12th पार्ट है, √2 √8 √18 √32, ठीक है, ये है। अब इसमें निकालना है, देखो मैं हर एक क्वेश्चन कराती हूँ, मैं हर एक क्वेश्चन कराती हूँ अपने हर एक्सरसाइज में, हर लेक्चर में सारे क्वेश्चन कवर करती हूँ। बट इस वाले में इन जो ये जो क्वेश्चंस हैं, इसमें क्या है, ये सारे लगभग सेम है, ये सब आप आराम से कर लोगे, इसलिए मैं आपको छोड़ा है कि आप करो, नहीं आ रहा है तो आई विल कवर। ओके, देखो इसमें ए आपका √2 है, ठीक। अब आपको अगर डी निकालना है तो √8 माइनस √2, √8 को बेटा क्या लिख सकते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि √8 को आप लिख क्या सकते हो। तब देखो, अगर आप √8 को देखो तो 4 × 2 लिख सकते हो, इसको ऐसे रहने दो। 4 किसका होता है, 2 का होता है, तो रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 √2 माइनस √2। अब एक बात बताओ, 2 √2 में से √2 गया तो √2 बचेगा, यानी 1 √2। इसमें देख लो डी, √18 माइनस √8, वही बात है, √18 को क्या लिखोगे, 9 × 2। किसी ऐसे मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं जिसमें से किसी एक का परफेक्ट स्क्वायर वो हो, ठीक, जैसे 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, इस तरीके से, और √8 को 4 × 2, ठीक। तो ये क्या है, √9 × 2 यानी कि 3, 3 √2, ये क्या है 2 √2, 3 √2 में से 2 √2 गया √2, तो यानी कि ये एपी फॉर्म कर रहा है। वैसे जब इसको लिखोगे 16 × 2 और इसको 3 × 2 लिखोगे, सॉरी 9 × 2, तो 16 × 2 यानी 16 4 का होता है, तो 4 √2 माइनस 3 √2, फिर √2 आएगा, यानी कि ये एपी फॉर्म कर रहा है। इसके हम नेक्स्ट 4 टर्म्स निकाल सकते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। तो देखो ये हुआ A1, ये हुआ A2, ये है A3, ये है O4, और जब आप A5 निकालने जाओगे तो उसको लिखते हैं A + 4D। ध्यान रखना, A है √2 + 4 × √2, यानी कि 4 और √2 5 √2, ऐसे ही आएगा 5 √2, और 5 √2 को आप अगर चाहो तो 5 अंदर ले जाओ, तो अंदर जाके 25 हो जाएगा, 25 × 2 50, तो √50, जैसे ये इस टर्म में लिखा गया है, ये ओपन ऐसे आ रहा है, बट अगर इसमें चाहोगे तो अगर ये 5 अंदर जाएगा तो रूट में जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो 5 और 5 √2 यानी कि 25 × 2 यानी कि 50, ठीक। इस तरीके से अगर आप A6 निकालना चाहते हो तो A6 = A + 6D, सॉरी A + 5D, एक कम होता है, A यानी √2 + 5 √2 यानी कि 6 √2, 6 अंदर जाएगा 36, 36 × 2 72, ठीक, समझ आया, 36 × 2 72 ही होता है, देखो 6 2 12, 2 3 6 6 7, ठीक। और अगर A7 निकालना है तो A + 6D, तो यानी कि √2 + 6 √2 यानी कि 7 √2, 7 अंदर जाके 49, 49 × 2 कितना होता है, 49 × 2 98, 98 आ जाएगा, ठीक, ठीक है, देख लो 49 × 2 98 ही होता है, 9 2 18, 4 2 18 9, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो पहले आपको ये चेक करना है कि ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर वो एपी फॉर्म कर रहा है तो उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आगे के क्वेश्चंस कर लेना, नहीं होते हैं तो प्लीज कमेंट करें, मैं बताऊंगी सारे क्वेश्चन। अब हम देखेंगे एपी का जो मैंने अभी तक बताया था एपी सीरीज क्या होती है, जहां कॉमन डिफरेंस सेम हो, जहां भी कॉमन डिफरेंस सेम होता है वो एपी सीरीज का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो उसके बाद हम आगे की सीरीज निकाल सकते हैं, ए होता है, फिर A + D, फिर A + 2D, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर नहीं देखा है तो पहले जाके पिछले लेक्चर देखो, वरना यहाँ से मैं क्या बता रही हूँ कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि पहला ए होता है, नेक्स्ट A2 जो कि होता है A + D, नेक्स्ट A3 A + 2D, नेक्स्ट A4 A + 3D,
इस तरीके से करता चलता है, ठीक है। चलो इसके अब मैं एक बात बताओ, जैसे अगर आपको बहुत आगे तक के टर्म निकालने हैं या कुछ ऐसा है कि आपको एन ये नहीं पता कौन सा टर्म निकालना है, लास्ट टर्म पता है, पहला टर्म पता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कितने होंगे, ऐसा करके कुछ निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उस केस में एक फॉर्मूला होता है एपी सीरीज का, दैट अगर हम कहें nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है। अगर आपको nth टर्म ऑफ एपी निकालना है और आपको पहला टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप कैसे निकालोगे, है ना। या फिर कॉमन डिफरेंस पता है, पहला टर्म पता है, आपसे मैंने बोला लास्ट टर्म क्या है और मैंने बता दिया कि इतने टोटल टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म कितना होगा ये क्या कैसे बताएंगे आप? ये सारी चीजें पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला है दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर आपका ए एन जो है दैट इज लास्ट टर्म, ठीक। ए जो है वो है आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। और एन जो है, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। और डी क्या है? डी इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक। सॉरी, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला पूरा आपका अभी एक्सरसाइज 5.2 में यूज होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको सब कुछ पता होना जरूरी है। लाइक पहला टर्म होता है ए, ये सारी चीजें पता होना जरूरी है। पहला टर्म होता है ए, सेकेंड टर्म होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म होता है ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म होता है फोर्थ टर्म होता है ए प्लस थ्री डी, ये सारी चीजें, मतलब एक कम, तीसरा है तो टू डी, चौथा है तो तीन डी, ए था तो ए, सेकंड था तो डी ही था सिर्फ, पांचवा होगा तो ए प्लस फोर डी, छठा होगा तो ए प्लस फाइव डी, सातवां होगा तो ए प्लस सिक्स डी, एक कम लेकर चलना है, दैट्स इट, इतना सा करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक। तो चलो अगर इतना समझ आ गया है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल्स भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, नो वरीज। चलो स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो इसमें लिखा हुआ है पहला पहला अगर आप एग्जांपल देखोगे इसका, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एनईपी, सबसे पहले ही दिया है। पहले तो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए हो, आधा कम वही हो गया, अगर क्वेश्चन लैंग्वेज नहीं समझ पाए हो तो कुछ नहीं कर पाओगे। फाइंड द 10th टर्म, 10th टर्म, 10th टर्म का मतलब क्या है? यहाँ मैंने क्या किया, एन एन जो होता है nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकता, यहाँ पे कह सकते हैं nth टर्म, जौन सा टर्म निकालना, मैंने नंबर ऑफ टर्म, सॉरी आदत है एन वही लिखने की तो लिख दिया, nth टर्म, nth टर्म कि कौन से टर्म की बात कर रहे हैं हम। तो जैसे इसमें कहा है फाइंड द 10th टर्म, तो यानी कि n की वैल्यू 10 है, ठीक है। फाइंड, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, फाइंड 10th टर्म ऑफ एपी 2 7 12, ठीक। ये तो इसमें आपको 10th टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू 10, ठीक है। पहले आप देख लो आपके पास है, आपके पास है क्या क्या, a की वैल्यू 2, d निकाल लो 7 माइनस 2 यानी 5, एपी दिया है तो सबके बीच इक्वल ही होगा, अब सब में निकाल के देखने की जरूरत नहीं, दिया है कि एपी सीरीज है तो सबके बीच इक्वल ही होगा, ठीक। तो आपको क्या पता है, एन पता है, ए पता है और डी पता है, ठीक। आपको निकालना क्या है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी, 10th टर्म निकालना है। तो यानी कि अगर आप देखो ए 10 को आप ये भी तो लिख सकते हो ए प्लस 9 डी, एक तो सीधा ऐसे कर दो, या फिर अगर फॉर्मूला निकाल लो कि ए एन, तब भी वही बात है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आता तो वही है, देखो अल्टीमेटली ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, तो ये वही तो लिखा है ए प्लस 9 डी, ए प्लस 9 डी, या फिर ये एक ही चीज तो लिखी है ना, समझ गए। देखो तो ये nth टर्म भी हो सकता है और ये लास्ट, वैसे एन लास्ट टर्म भी हो सकता है या फिर nth टर्म भी हो सकता है, कि कौन सा वो निकालना है, ठीक। nth टर्म का मतलब है कि यहाँ ये वो बता रहा है, और ए एन वो वाला नंबर ऑफ टर्म, मतलब इसमें बता रहा है एन, यहाँ पे nth का मतलब है कि कौन सा वाला टर्म, और उस टर्म की वैल्यू यहाँ लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ nth टर्म एक तरीके से इसको कह सकते हो। कि भी कहोगे कि मैम यहाँ तो आपने बता था कि एन लास्ट टर्म होता है, बट यहाँ अगर हमसे 10th टर्म है तो हम इसी फॉर्मूले में रखेंगे एन, क्योंकि यहाँ एन है तो यानी ए 10, यहाँ अगर आप देखो एन की वैल्यू रखो तो ए 10 है ना, लास्ट टर्म या फिर वैल्यू ऑफ nth टर्म, ठीक, दोनों बात सही है। तो देखो ए आपका 2 है, 9 इंटू डी कितना है 5, तो 2 9 5 जो 45, यानी कि
47। आंसर हो गया 47। ठीक, इसको नोट करो। जो मैं आपको बता रही हूँ टर्मिनोलॉजी समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी समझ पाओगे, टर्मिनोलॉजी इन द सेंस कि क्वेश्चन में क्या क्या आपको गिवन है, क्या निकालना है, उससे समझ आएगा। थोड़ा सा भी पिछले एग्जांपल से थोड़ा समझ आएगा, आगे करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आराम से समझ आएगा। और एपी बिलीव मी सबसे इजी चैप्टर है। एपी हुआ, स्टैटिक्स हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ, ये जो कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको पता है कि ये फॉर्मूला लगना है, वो सारे बहुत अच्छे वो मतलब टॉपिक्स है जहां से आप मार्क्स गेन कर सकते हो। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप देखना, जैसे आपको कुछ टफ लगता है, सबका अलग अलग होता है, किसी को कोई टॉपिक टफ लगता है, किसी को कोई टॉपिक टफ लगता है। और इसलिए से मेरे से पूछो, अगर जब मैं अपने 10th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे ज्योमेट्री जो प्रूविंग्स होती थी वो बहुत लगती थी कि कैसे कैसे करनी, तो मैंने एक ये निकाला था कि मेरे को इस टॉपिक से तो मार्क्स अपने नहीं छोड़ने, वो तो मुझे कवर ही करना है। तो वही चीज उसमें मैं आपको बता दूंगी आप कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से आपको मार्क्स उठाना ही है, और मार्क्स उठाना बहुत इजी है, वो आप नहीं छोड़ोगे। तो वो मैं आपको बताऊंगी, तो उससे मार्क्स गेन करना बहुत आसान है। आपको देखो पढ़ाई सब करते हैं, कोई 14 घंटे पढ़ रहा है, कोई 20 घंटे पढ़ रहा है। 20 घंटे पढ़ना पॉसिबल नहीं है, कोई 14 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, बट स्मार्ट स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि आपको ट्रिक्स, मतलब ट्रिक नहीं, आपको शॉर्टकट भी नहीं फॉलो करना है। आपको ये देखना है कि क्या आप कर सकते हो, किसमें आप अपना बहुत अच्छा दे सकते हो। तो वो टॉपिक्स में से आपको मार्क्स नहीं, एक ऐसा टॉपिक है या कुछ एक दो चैप्टर्स हैं जो आपको लग रहे हैं, आई नो सबके होते हैं, मेरे भी थे। तो जैसे मैंने आपको बताया ज्योमेट्री प्रूविंग्स वाला, तो वो आपको पता है कि मेरे को इसमें से ये मैं कर पाऊंगा या ये मैं नहीं कर पाऊंगी, तो वो आपको अपने हिसाब से कट करके देखना है कि आप इतने तक पहुंच रहे हो, और उसमें से आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। एग्जाम्पल 4 है, विच टर्म, अब देखो यहां पर पूछा है विच टर्म ऑफ एपी, यहां दे रखा है विच टर्म ऑफ एपी। एपी आपको दिया है 21, 18, 15 इज -81, इज ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, कोई टर्म जीरो भी है क्या, और उसके बाद पूछा है गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो देखो कोई टर्म जीरो है क्या, यानी ए एन, मैंने क्या बताया था, वैल्यू ऑफ एन टर्म ए एन भी हो सकता है, ए एन लास्ट में भी। तो कोई टर्म जीरो है क्या, तो यानी ए एन जीरो रख के हमको पता करना होगा। बाकी जितने पहले हम यहाँ निकालेंगे, उसके लिए ए एन जो फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ए और डी आपको पता होगा, अगर आपको ए एन आपने जीरो रखा है तो सॉरी, ए एन यहाँ जीरो थे, एन आपको पता होना चाहिए, है ना, उस हिसाब से आप बता सकते हो कि कौन सा टर्म जीरो होगा, तो ये आप बताओगे। ठीक, चलो हम देखते हैं। पहले इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, कौन सा टर्म -81 होगा, यानी कि ये किस चीज की वैल्यू दी है, बताओ बताओ पहले, ये किस चीज की वैल्यू दी है, ये ए एन की वैल्यू, मैंने बताया ना वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एनथ टर्म, या फिर लास्ट में वैल्यू ऑफ एनथ टर्म, कौन से टर्म की वैल्यू है, ये एनथ टर्म की वैल्यू, अभी टर्म नहीं पता, एनथ टर्म की वैल्यू, दैट मीन्स की ए एन इज -81, ए आपको दिया है 21 एंड डी इज 18 माइनस 21 दैट इज -3, 18 माइनस 21 प्लस माइनस 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 आएगा। ठीक है, देखो तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन है आपका, ए एन है -81, और ए है आपका, ए क्या है 21, एन आपको पता नहीं, एंड डी इज -3, इसको इधर ले जाओ, -21 में आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक, एन माइनस वन इंटू -3, तो ये हो गया 112, और 8 2 10, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, एन माइनस वन इंटू -3, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में, तो -102 डिवाइडेड बाई -3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि 34 इज इक्वल टू एन माइनस वन, माइनस इधर जाएगा 1, तो एन इज इक्वल टू 34 प्लस 1 दैट इज 35, यानी कि 35 टर्म्स है ये, 35 टर्म्स नहीं है सॉरी, 35th टर्म की वैल्यू -81 होगी। देखो निकाल के देख लो, पता चल जाएगा आपको। A35 यानी कि एक कम होता है A प्लस 34D, क्रॉस चेक कर लो पता चल जाएगा, A प्लस 34D, ठीक है, A है 21, ठीक है, 34, D है माइनस का 3, ठीक है, 21, और ये जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9 10, ठीक, तो देखो 102 माइनस 21, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 8 गया 2, माइनस का 81, देखो -81 में दिया था,
सही निकाला है, यानी कि यही क्रॉस है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा टर्म होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी, कोई ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू 0 होगी। देखते हैं, कोई ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ रख लो ए एन 0, ए आपका 21, एन -1 और डी जो है -3। ठीक, तो ये इधर आके -21 हो गया। ठीक, अगर n कोई वैल्यू तभी होगी जब n जो है पॉजिटिव इवन नंबर, सॉरी पॉजिटिव नंबर मतलब फ्रैक्शनल नहीं, नंबर ऑफ टर्म से टर्म जो हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1/2 1/3 टर्म नहीं हो सकता ना, तो मतलब n होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देखो ये 21 माइनस का उधर जाके हो जाएगा n-1 इंटू -3, ये माइनस का 3 डिवाइड आएगा तो माइनस माइनस प्लस 3 7 21, n-1 ये माइनस का 1 जाके प्लस का 1 8, यानी 8th टर्म की वैल्यू 0 होगी। 8th टर्म की निकाल के देख लो, a8 इज इक्वल टू a प्लस 7d, a है आपका 21, 7 इंटू -3 तो 21, 7 21 0, 6 लग रहा है 0, इस टर्म की वैल्यू 0 होगी। दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि आप निकाल के भी चेक कर सकते हो, आपने जो आंसर निकाला है उसको एक बार क्रॉस चेक करके देख लो अपने लिए, एग्जाम में बहुत केयरफुल होकर आपको काम करना है, इसलिए आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, समझ आया, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके से मैंने आपको कहा एपी बहुत इजी है, बस आपको कितना समझना है, एक बार आपको एपी समझ लेनी है, आप पूरे टाइम आराम से कर लोगे, बस इतना है कि आपको टर्मिनोलॉजी समझ आ जानी चाहिए, बाकी काम तो हो ही जाएगा, बाकी काम बहुत इजी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ भी आई होगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म, यहाँ पर दे रखा है एक यहाँ पर आपको एपी फाइंड आउट करनी है, हुज थर्ड टर्म है 5 एंड 7th टर्म है 9। यहाँ पर आपको एपी फाइंड आउट करनी है और कुछ नहीं है। देखो अगर थर्ड टर्म 5 है तो इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। अगर 7 टर्म 9 है तो इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, राइट। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, a कट गया, 2d माइनस 6d माइनस का 4d, 5 माइनस 9 माइनस का 4, तो d इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई -4 यानी कि 1, d आपका 1 आएगा। d 1 है, a फाइंड आउट कर लो यहाँ पे रख के, तो a 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी कि 3। ठीक, a3 आ गया, तो जो AP फॉर्म होगी बेटा उसमें जो AP सीरीज होगी वो 3, एक 1 जोड़ो 4, 1 जोड़ो 5, 1 जोड़ो 6, 1 जोड़ो 7, दैट्स इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो आपको यही करना है कि दोनों को इक्वेशंस बना के A और D की वैल्यू निकाल लो और AP निकल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चंस हैं, अभी तो सिंपल हैं बट कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो टफ हो सकते हैं, जो आपको करने होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट। इसमें आपको चेक करना है 301, मैंने क्या बताया था, n पता करना है कि इसका टर्म है, तो n की वैल्यू जो है फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं है और पॉजिटिव है, दैट मीन्स की टर्म है। तो चेक करना है, एग्जाम्पल है 6, एग्जाम्पल 6 है आपकी बुक का, आपकी बुक में हो सकता है, अगर इधर उधर हो, मेरी बुक पुरानी हो सकती है, तो आप मैच कर लेना, मैं क्वेश्चन पढ़ भी रही हूँ। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5 11 17 23, और इसमें चेक करना है मतलब ये 301 इसका टर्म है या नहीं। तो 301 क्या हुआ, एन की वैल्यू हो जाएगी 301। ठीक, ए है आपका 3, सॉरी ए है 5, डी है 11 माइनस 5 यानी 6। ठीक, देख लो, एन की जगह रखो 301, ए है 5, एन माइनस 1 इंटू डी 6, डी 6 इधर ले जाओ, 301 माइनस 5 एन माइनस 1 इंटू 6, 11 305 यानी 11 में से 5 गया 6,
296 n माइनस 1 डिवाइड बाई 6, ये 6 इधर आ जाएगा डिवाइड होने में, 296 डिवाइड बाई 6 n माइनस 1, 6 से कटेगा, 6 1 6 4 24, 6 5 30, 6 4 24 एंड 6 4 24, 5 बचेगा, 6 की टेबल में 56 आता नहीं है, यानी ये फ्रैक्शनल ही रहेगा 296, और ये माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 यहाँ 6 से देखो, ठीक, इज इक्वल टू n उधर ले जाएंगे, n इज इक्वल टू 296 प्लस 6 अपॉन 6, एलसीएम ले लिया 6 के साथ, ठीक है, तो 6 6 12, 9 1 10, 3 302 बटे 6, ये कटेगा नहीं, कटेगा ऑब्वियसली, उससे कहाँ कट जाएगा, है ना, तो यानी कि ये जो है अगर कट करके देखो कभी तो मान लो काटते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 15, 2 1 जा 2, अब ये वापस 151/3 नहीं कटेगा, तो जब n फ्रैक्शन में आ गया, मैंने कहा n जब फ्रैक्शन में आ जाए तो वो उसका ये टर्म इस सीरीज का नहीं है, सो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ सीरीज 5 11 17 21 एंड सो ऑन, ठीक, 21 नहीं सॉरी 23, ठीक है, इस तरीके से आपको पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा अलग टाइप का, मैंने भाई बताया n जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए और एक होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, सब आधा काम तो यहीं से हो जाता है, पहले आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए कि भाई आखिर करना क्या है, कैसे हम बताएंगे कि ये उसमें है कि नहीं, अगर आपको ये n की वैल्यू तो आ ही रही है, तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि n फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है तो कैसे बताओगे, और वैसे अगर नहीं भी पता होगा तो ये तो अपने दिमाग वाली बात है कि कोई भी नंबर, अगर आप कह रहे हो कि आप फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए क्लास में, आप 4/5 तो नहीं आ सकते, 4/5 पोजीशन तो नहीं हो सकती, 1/4 पोजीशन तो नहीं हो सकती ना, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल 7 है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट number are divisible by 4, are divisible by 3, sorry not 4, divisible by 3, बहुत अच्छा है, देखो 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, तो पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा है जो डिविजिबल होता है 3 से, 12, क्योंकि देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 डिजिट, 3 3 जा 9, 9 तो 1 डिजिट है, 2 डिजिट, अब ये मत कह देना कि मैम 09 लिख दें अगर हम, तो वो 2 डिजिट हो गया, बेवकूफी मत करना, पहला नंबर जो 2 डिजिट का स्टार्ट होता है दैट इज 12, 15, 18, 21, 24 एंड सो ऑन, ये आपने एपी सीरीज खुद से बनाई, यहाँ पर आपको एपी सीरीज खुद से बनानी पड़ेगी, ठीक है, ये समझ आए, तो अगर देखो ए जो है 12 है, डी जो है 3 है, अब हमको यहाँ n की वैल्यू बतानी है क्योंकि कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट नंबर होंगे, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि लास्ट टर्म कौन सा होगा, इसमें लास्ट टर्म कौन सा होगा, तो देखो जब हम एंड तक जाते जाएंगे तो लास्ट टर्म जो है वो कौन सा है, जो 3 डिजिट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 100 है, क्या 100 3 से डिविजिबल, देखो 99 2 डिजिट देन 3 डिजिट हो जाएगा, 100 3 डिजिट, तो क्या 300 तो हो गया 3 डिजिट, तो लास्ट जो नंबर है 2 डिजिट वो 99, और 99 3 से डिविजिबल होता है, देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो इसलिए आपको एंड तक सोचना पड़ेगा कि एंड वाला नंबर, तो जो सीरीज एंड होगी वो 99 पे जाके एंड होगी, क्योंकि लास्ट 99 ही होगा जो डिविजिबल होगा 3 से, तो जब आपको लास्ट टर्म पता चल गया यानी ए एन की वैल्यू भी पता चल गई, ए एन 99 हो गया, अब आप एन की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर आपको अगर ए एन और एन दोनों ना पता होता तो कैसे निकालते, तो कोई एक चीज पता होना जरूरी है, दैट्स वाई हमने ये फाइंड आउट किया कि लास्ट टर्म कौन सा होगा, क्योंकि 99 के बाद 100 आ जाएगा, 100 हो जाएगा 3 डिजिट, तो हमने 2 डिजिट के बारे में बात करनी है, तो 3 डिजिट लास्ट जो नंबर होगा दैट इज 99, समझ आया इतना, तो देखो ए एन की वैल्यू रख लो, A12 n माइनस 1 इंटू D3, ठीक,
99 माइनस 12 n माइनस 1 इंटू 3। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, n माइनस 1 डिवाइड बाय इंटू 3, ये डिवाइड हो जाएगा 3 में, ठीक। n माइनस 1, देखो 3 2 जा 6, ठीक, 2 और 3 9 जा 27, ठीक। तो n माइनस 1 29, तो 29 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि 30। 1 इधर, ये माइनस 1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा n 30, यानी 30 टर्म्स ऐसे होंगे, 32 डिजिट टर्म्स ऐसे होंगे जो उससे डिविजिबल होंगे, किससे? 3 से। तो इस तरीके से जब ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो तो पहले आपको एपी फाइंड आउट करनी होगी, एपी फाइंड आउट करने के साथ साथ आपको लास्ट टर्म पता करना होगा, तब आप कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ये पता कर सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये मैं एग्जांपल्स पहले इसीलिए करा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए, फिर जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी तो वो मैं पहले आपको करने को दूंगी कि आप ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगी, ठीक है। एग्जाम्पल में जो सारे क्वेश्चंस कवर कर दूंगी तभी तो आप कर पाओगे ना। चलो नेक्स्ट है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो फाइंड 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ द एपी दिया हुआ है 10, वहां कहाँ चला गया, 10 7 4 डैश 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 माइनस 62, ठीक। इसमें सिर्फ इतना आपको करना है, अगर बेटा अगर आपको लास्ट से निकालना, मतलब इधर से नहीं, इधर से निकालने को कह रहा है, इस केस में जो चेंज आएगा वो डी की वैल्यू में आएगा, ए की वैल्यू में आएगा, एन। देखो अगर देखो 10 7 4 और डैश डैश माइनस 62 ऐसे कर दिया। अगर मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ कि आप पता करो कि कौन फर्स्ट आया, तो आप ऐसे करके ऊपर जाते हो, बट मैं कहता हूँ बॉटम से कौन फर्स्ट आया, तो मतलब पहले आप ऐसे सीरीज जाते हो फिर ऐसे जाओगे ना, सीरीज को जस्ट उल्टा कर दोगे। इस केस में अगर आपको इधर से निकालना है लास्ट टर्म से, तो यहाँ पर ए जो होगा माइनस 62 हो जाएगा, ए एन लास्ट टर्म फिर ये हो जाएगा, जो फर्स्ट होगा लास्ट हो जाएगा, जो लास्ट होगा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। इतना हो जाएगा, ए एन हो जाएगा 10। यही होता है, ये चेंज होता है जब लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हो जाता है, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हो जाता है, और जो डी की वैल्यू आ रही है उसका साइन अपोजिट हो जाता है। देखो यहाँ डी की वैल्यू निकालो, देखो जब आप अपोजिट हो जाती है, ऐसे कह लो कि जब आप पीछे से जाओगे तो अब इसमें से इसको माइनस करोगे, पहले पहले वैसे करते अगर तो 7 माइनस 10 यानी माइनस 3 करते, पर क्योंकि लास्ट टर्म से करना है तो आपकी सीरीज ऐसे है, तो इससे ये माइनस नहीं करोगे, इससे ये माइनस नहीं करोगे, अभी इससे ये माइनस करोगे क्योंकि ये लास्ट टर्म है, तो यानी कि यहाँ पर जो हो जाएगा 10 माइनस 7 हो जाएगा, 10 माइनस 7 माइनस 3, सॉरी प्लस 3। समझ आया? नहीं आया तो सिर्फ इतना ध्यान कर लो, एपी जो है पहला टर्म लास्ट में हो जाएगा, लास्ट में पहला टर्म हो जाएगा, और डी की जो भी वैल्यू आ रही हो, डी आप जो नॉर्मल निकालते हो कि दूसरे वाले से पहला वाला माइनस करते हो -3, उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, बस इतना करना होता है, ठीक। बाकी सारा काम वैसे। तो ये डी निकाल लिया, तो अगर आपको 11th टर्म निकालना है, ए 11 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी, ए है आपका -62 प्लस 10 इंटू 3 है ना, -62, 10 3 30, तो माइनस का 32, ठीक। ये होगा, बस इतना चेंज। एक और मेथड है पर उसको करोगे तो उसमें बड़ा कंफ्यूज होगा कि ये पता है फिर नंबर ऑफ टर्म निकालो, नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से पीछे से जो होगा वो अलग नंबर होगा, उसमें बहुत कंफ्यूज होगा। सिंपल ये रखो कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हो जाएगा, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हो जाएगा, डी की वैल्यू जो भी आ रही होगी आप जो नॉर्मल निकालो, डी का जो भी वैल्यू होगी उसका साइन चेंज कर दो, माइनस आ रही तो प्लस कर दो, प्लस आ रहा है तो माइनस कर दो, दैट्स इट, बाकी कोई चेंज नहीं है, यही होता है, ठीक। इसको नोट कर लो, ये तरीका आसान है और यही सही भी है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है, एग्जाम्पल ही है, हाँ, a sum of 1,000 rupees in invested is invested at 8% simple interest per
year. Calculate the interest at the end of each year. Do these form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years. At the end of 30 years, making use of this fact. पहला आपको कह रहा है प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, जिसको इन्वेस्ट किया 8% एट SI सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पर ईयर एट कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ पर ईयर। ठीक, तो देखो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, PRT/100 होता है। ठीक, तो पहले ईयर P1000 R8, पहला ईयर 100 80। ठीक, फर्स्ट ईयर SI फॉर सेकेंड ईयर निकाल लो। पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये बना भी रहा है AP या नहीं। तो P1000 R8 2 अपॉन 100, 8 दूना 16 160। SI फॉर थर्ड ईयर, ठीक है, 100 8 3 अपॉन 100, 8 3 24 240। ये जो सीरीज बन रही है देखो इसका डिफरेंस सेम है क्या, 160 में 80, 240 में 80, कॉमन डिफरेंस सेम है। दैट मीन्स कि यस दे आर फॉर्मिंग एन AP। लिख लो यस दे फॉर्म एन AP। ठीक है, इतना समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, अगर इस हिसाब से आप फोर्थ और फिफ्थ ईयर कब निकाल लोगे, डू दीज यस इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस। ठीक है, 30 ईयर पे तो यानी कि A30 निकालना है आपको। A क्या था, A + 29D हो जाएगा। ठीक, तो A था 30, 29 इंटू D जो है वो भी है 80, कॉमन डिफरेंस आपने निकाला हुआ है 30 प्लस 29 इंटू D कर लो, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 9 2 8 2 जा 16। ठीक है, 16 17 18 19 20 21 22 23 232 232 0, एक 0 भी रहेगा 80 का, तो 232 और 80, तो 8 2 10 4 2400। ठीक, तो एंड में आपका जो होगा वो 2400 आएगा। ठीक है, ऐसे करना, सिंपल था क्वेश्चन, ऐसा जिसमें कोई इतना महान काम नहीं किया। लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। इस तरीके से सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस पकड़ पाना है आपको कि क्या किया है, बाकी सारा तो फॉर्मूला ही लगाना है, बाकी तो कुछ नया तो है नहीं, है ना। चलो एग्जाम्पल 10। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन फर्स्ट रो। ठीक, पहले रो में 23 है, फर्स्ट रो, या लिख लो फर्स्ट रो। ठीक, 21 in the second row, 21 second, 19 in the third, and so on. There are 5 flowers in the last row, यानी कि सबसे लास्ट में 5, लास्ट रो। अब लास्ट कौन सी है, नंबर क्या है नहीं पता, लास्ट रो है। How many flowers are there in how many rows are there in the flower? कितनी रोज है, यानी कि देखो A पता है, D निकाल सकते हो, N पता है, N की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। देखो पहले तो यहाँ जो दिया है वो लिख लो A23, D की वैल्यू 21 - 23 यानी कि -2, AN जो है वो 5 है क्योंकि 5 फ्लावर लास्ट रो में है, तो AN इज इक्वल टू A + N - 1 इंटू D। AN है 5, नो वरीज, A है 23, N - 1 इंटू -2। ठीक, समझ आया। ठीक है, 5 - 23 N - 1 इंटू -2। ठीक, तो ये बचा 23 18 माइनस का, है ना, N - 1 -2 इधर आकर डिवाइड में, -2 माइनस माइनस गया 9, N - 1 1 इधर आएगा प्लस का
10 इज इक्वल टू n। तो यानी कि देर आर 10 रोज, लिख लो यहाँ पर, देर आर 10 रोज, देर आर 10 रोज। ठीक, बस 10 रोज इन फ्लावर बेड पूरा लिख लो, इन दी फ्लावर बेड। समझ आया? इतना समझ आया? आई होप ये एग्जांपल्स आपको सारे समझ आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ताकि जब मैं कराऊं तो अगर आपने पहले से कर रखे हो तो आप लेक्चर को 2x पे भी देख रहे हो तो आप अपना मैच करते जाओ कि हाँ यही ऐसे ही किया है, ऐसे ही आया। अगर किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो तो वो भी चेक कर लेना कि कहाँ पे गलती की थी, क्या गलत हो गया था। तो इस तरीके से आपका एक मोटिवेशन बनता है, एक पॉजिटिविटी आती है कि हाँ आपने कर लिया। ठीक है, thank you so much for watching and please like, share and subscribe and best of luck for your boards exam.